और अब स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां इजरायल और हमास के युद्ध विराम के बाद बंधकों और कैदियों की रिहाई का दौर जारी है। लेकिन इस समझौते तक पहुंचने में इजरायल और हमास को 50 दिन का वक्त लग गया। इन 50 दिनों में इजरायल की सेना ने गाजा पर 23,000 से ज्यादा बॉम्ब बरसाए हैं। इजरायली हमलों में हमास के लड़ाकों से कहीं ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है कि 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। फिलिस्तीन के लोगों को डर है कि हमास को खत्म करने के नाम पर इजरायल उनके साथ भी वही कर रहा है जो 75 साल पहले फिलिस्तीन के 7 लाख लोगों के साथ हुआ था। क्या है फिलिस्तीन इजरायल की जंग का वो इतिहास जिसके जख्म कुरेदने के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफी है? इजरायल का गाजा प्लान है क्या? वो कौन सा डर है जिसे याद करके फिलिस्तीन के लोग मौत का डर भी भूल जाते हैं? इसी पर है हमारी ये टेली सीरीज नखबा 2.0 द अनटोल्ड मिस्ट्री, जिसके पहले एपिसोड में देखिए नाश द हॉरिफिक कार्नेज। एक नवंबर 2023, जबालिया कैंप, गाजा, फिलिस्तीन। गाजा शहर से 4 किलोमीटर उत्तर में फिलिस्तीनियों के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना का कहर टूटा था। 2000 पाउंड के बम के प्रहार से 2500 वर्ग मीटर का इलाका खंडहर बन चुका था। डेढ़ 150 से ज्यादा लोगों की लाशें मलबे से बाहर झांक रही थी। जो मर गए उनका नाम भुलाकर स्थानीय लोग और रेड क्रिसेंट के सदस्य घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे थे। उन्हीं घायलों में एक 10 साल की बच्ची भी थी। गाजा में ऐसी कहानियां हजारों में हैं। पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि इजरायली सेना हमास को खत्म करने के नाम पर बेबस बेकसूर फिलिस्तीनियों पर बम क्यों बरसा रही है। इसका जवाब इजरायली सेना और सरकार कई बार दे चुकी है। इजरायल का दावा है कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में हमास का नेटवर्क रिहायशी इलाकों में है। हमास को खत्म करने के लिए शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों को टारगेट करना जरूरी था। इसीलिए जंग का ऐलान करने के साथ ही इजरायली सेना ने चेतावनी दे दी थी कि फिलिस्तीन के आम लोग 24 घंटे में उत्तरी गाजा से निकल जाएं। 13 अक्टूबर 2023, तेल अवीव, इजरायल। गाजा शहर के नागरिकों, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ चले जाओ और खुद को हमास के आतंकवादियों से दूर रखो, जो तुम लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इजरायल की इस चेतावनी के बाद गाजा पट्टी से पलायन शुरू हो गया। बमों और मिसाइलों की बारिश के बीच उत्तरी गाजा की 11 लाख आबादी में मानो भगदड़ मच गई। जंग के तीसरे हफ्ते तक 8 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे। जो लोग गाजा में अपना घर बार छोड़ने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे, उन्हें जबालिया कैंप की तबाही देखने के बाद एहसास हुआ कि गाजा में रहे तो मौत निश्चित है। दुनिया भर का दबाव पड़ने के बाद इजरायली सेना ने एक बार फिर दरिया दिली दिखाई और गाजा से बेगुनाह लोगों के निकलने का रास्ता खोला तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों का सैलाब सड़क पर था। अपनी निजी गाड़ियों में, व्हील चेयर पर, ठेला गाड़ी पर, और जिसे कुछ नहीं मिला वो पैदल ही निकल पड़ा। बेशक गाजा पट्टी का कोई कोना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पूरा गाजा ही साल 2006 से हमास के कब्जे में है और इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। गाजा पट्टी के अलावा
वेस्ट बैंक का इलाका फिलिस्तीन के पास है, लेकिन हमास के खिलाफ जंग की आग वहां भी पहुंच गई। इजराइल के इन हमलों में फिलिस्तीन के कितने उग्रवादी मारे गए, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं। लेकिन बेगुनाहों के जनाजों में भीड़ बेशुमार जुट रही है। जेनिन कैंप में ये भीड़ मातम नहीं मना रही थी, ये भीड़ फिलिस्तीन के लोगों को नक्बा याद दिला रही थी। नक्बा यानी कयामत, ये शब्द फिलिस्तीन के लोगों के लिए नासूर जैसा है। उन्हें लगता है कि इजराइल उनकी नस्ल मिटा देना चाहता है। हमास को मिटाने की इजराइल की कसम को भी नक्बा ही बताया जा रहा है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए नक्बा की दर्दनाक यादें कितनी गहरी हैं और इजराइल से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दुश्मनी का नक्बा से क्या ताल्लुक है, ये आगे दिखाएंगे। फिलहाल उस जंग की बात जिसे फिलिस्तीन में नक्बा पार्ट 2 कहा जा रहा है। गाजा शहर से पलायन कर चुके लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को डर है कि शायद अब वो कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। उनकी वापसी की कोई गारंटी इजराइल ने नहीं दी है। इजरायली सेना की यही चुप्पी फिलिस्तीन के लोगों को डरा रही है। उनका अंजाम भी वही होगा जो 75 साल पहले 7 लाख फिलिस्तीनियों का हुआ था। नक्बा ये मामूली शब्द नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन के चरमपंथियों का सबसे बड़ा हथियार है। नक्बा की याद आते ही फिलिस्तीन के लोगों की आंखों में खून उतर आता है। आखिर 1948 का नक्बा क्या है? क्यों फिलिस्तीन के नेता गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों की तुलना 75 साल पुरानी घटना से कर रहे हैं? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, शामत, द ग्रेट डिप्लेसमेंट। आठ नवंबर 2023, गाजा सिटी, फिलिस्तीन। गाजा से पलायन की इन तस्वीरों में बहुत कुछ है। इजराइल के लोगों के लिए ये तस्वीरें हमास को मिटा देने के जुनून का सबूत है, तो फिलिस्तीन के लोगों को गाजा से पलायन करते लोगों को देखकर ही एक ही शब्द याद आता है, नक्बा। गाजा से पलायन की तस्वीरों में नक्बा का 75 साल पुराना इतिहास क्यों याद आ रहा है? इसके लिए नक्बा के उस दौर की एक सत्य कथा आपको दिखाते हैं। अप्रैल 1948, यरूशलेम, इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच नवंबर 1947 से गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला सुना दिया था कि फिलिस्तीन के 78% इलाके में इजराइल के नाम से यहूदी राष्ट्र बनेगा। फिलिस्तीनी अरब समुदाय को ये कतई मंजूर नहीं था, जबकि यहूदी राष्ट्रवादी इजराइल के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। यहूदी राष्ट्रवादियों और फिलिस्तीनी अरब राष्ट्रवादियों की जंग यरूशलेम तक पहुंच गई, जो तब संयुक्त राष्ट्र के सीधे नियंत्रण में था। फिलहाल लंदन में रहने वाली फिजिशियन गादा कर्मी उस वक्त 9 साल की थी। फिलिस्तीनी अरब पिता और सीरियाई मूल की मां की सबसे छोटी बेटी गादा कर्मी को वो दिन याद है जब जान बचाने के लिए उन्हें यरूशलेम में अपना घर छोड़ना पड़ा। इजराइल को फिलिस्तीन के जो जमीन संयुक्त राष्ट्र ने दी थी, उसे खाली कराने की जिम्मेदारी इजराइल के अर्ध सैनिक बल इरगुन और स्टर्न गैंग के नाम से मशहूर लेही ब्रिगेड ने संभाली थी।
ये दोनों संगठन इजराइल के यहूदी राष्ट्रवादी लड़ाकों के थे, जिन्होंने हाइफा, बेरशेबा, जाफा, लिड्डा, रामल्ला और यरूशलेम के बाहरी इलाकों से फिलिस्तीनी अरबों को भगाना शुरू किया। मई 1948 तक लगभग 2.25 लाख फिलिस्तीनी अरब पलायन कर चुके थे। फिलिस्तीनी अरब समुदाय के 400 से अधिक गांवों को इजरायली राष्ट्रवादी लड़ाकों ने तहस नहस कर दिया। चौदह मई 1948, तेल अवीव, इजराइल। इजराइल की आजादी का ऐलान होने के बाद जंग और भीषण होती चली गई। फिलिस्तीन के समर्थन में मिस्र, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों ने इजराइल पर हमला किया, तो इसका खामियाजा उन देशों के साथ फिलिस्तीन के लोगों को भी भुगतना पड़ा। फिलिस्तीन के लगभग 7 लाख लोग इस जंग में बेघर हो गए। कुछ ने गाजा पट्टी में शरण ली, तो कुछ पनाह लेने के लिए पड़ोसी देश चले गए। फिलिस्तीन की लगभग आधी आबादी को बेघर बना देने वाली उस त्रासदी को नाम दिया गया नक्बा, जिसकी कड़वाहट फिलिस्तीन के लोग कभी नहीं भूले। पीढ़ी दर पीढ़ी फिलिस्तीनियों को यही बात रटाई गई कि इजराइल के यहूदी राष्ट्रवादी फिलिस्तीनी अरबों की नस्ल मिटा देना चाहते हैं। 1948 से अब तक इजराइल और फिलिस्तीन में कुछ नहीं बदला। धरती के इस कोने में समय मानो ठहर सा गया है। फिलिस्तीनी अरबों ने इजराइल के वजूद को कभी नहीं माना और उसी जिद में वो मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करते रहे। जवाब में इजराइल ने प्रहार किया तो बेघर हुए फिलिस्तीनियों को उनके नेताओं ने यही रटाया कि नक्बा अभी जारी है। Forgive and forget, यानी माफ करो और भूल जाओ। हर धर्म में खुश रहने का यही मंत्र बताया गया है, लेकिन फिलिस्तीन के नेताओं की डिक्शनरी में इजराइल के लिए ये दोनों ही शब्द नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि फिलिस्तीन की आने वाली पीढ़ी भी नक्बा के बारे में भूले। इसी मकसद से फिलिस्तीन में जब भी कोई बेगुनाह इजरायली हमले में मारा जाता है तो उसके जनाजे में भड़काऊ नारेबाजी होती है। कड़वी यादों की कब्र खोदने के पीछे की रणनीति क्या है, देखिए हमारा ये एपिसोड गिद, अ मैनिपुलेटिव ट्रेजेडी। अट्ठाईस सितंबर 2000, यरूशलेम। इजराइल में चुनाव सिर पर थे और विपक्ष के तत्कालीन नेता एरियल शेरॉन ने यरूशलेम की यात्रा करने का फैसला किया, जो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का केंद्र था। एरियल शेरॉन यहूदियों के पवित्र धर्मस्थल टेंपल माउंट पहुंचे। एरियल शेरॉन के यरूशलेम से लौटते ही फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन 28 सितंबर 2000 को शुरू हुई झड़प बेहद गंभीर थी। शुरुआत फिलिस्तीनियों की पत्थरबाजी से हुई। जिसके जवाब में इजरायली पुलिस ने रबर की गोलियां दागी, लेकिन 10 दिन बाद फिलिस्तीनी नेताओं ने 18 साल से पुरानी यादों को कब्र से खोद निकाला। 16 से 18 सितंबर 1982, शातिला रेफ्यूजी कैंप, बैरूत, लेबनान। लेबनान की राजधानी बैरूत के बाहरी हिस्से में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कैंप पर इजरायली सेना की कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए। फिलिस्तीनी नेताओं का आरोप था कि इजरायली सेना ने शातिला कैंप में 3500 बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया था। सितंबर 2000 में उसी नरसंहार के जख्म कुरेद कर हमास के नेताओं ने फिलिस्तीनियों को उकसाया और इजराइल के खिलाफ दूसरे इंतिफादा यानी फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से छुटकारा दिलाने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। दूसरे इंतिफादा से निपटने के लिए इजरायली सेना एक्शन में आई तो फिलिस्तीनी नेताओं ने नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी और महिलाओं और बच्चों की मौत को मुद्दा बनाया।
सितंबर 2001 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में संयुक्त राष्ट्र ने नस्ल भेद के खिलाफ सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें फिलिस्तीन की नुमाइंदगी पीएलओ की तेज तर्रार महिला नेता हनान अशरावी कर रही थी। उसी सम्मेलन में हनान अशरावी ने इजराइल की कार्रवाई को नया नाम दिया ऑनगोइंग नकबा। तब से आज तक इजराइल के हर वॉर पर फिलिस्तीन में एक ही शोर गूंजता है, नकबा जारी है। साल 1948 के नकबा को फिलिस्तीन में दोबारा जिंदा करने वाली हनान अशरावी ने कुछ साल पहले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर लिया, लेकिन वो फिलिस्तीन की जंग से खुद को अलग नहीं कर पाई। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर अशरावी का दावा है कि इजराइल हमास को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। हमास के बारे में फिलिस्तीन के ज्यादातर लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमास के नेताओं को तो इजरायली सेना खत्म कर सकती है, लेकिन हमास को नहीं। ये सच है या भ्रम, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो साफ है कि हमास को खत्म करने की कोशिश में फिलिस्तीन में जितने भी बेगुनाह मारे जाएंगे, उनके शवों की नुमाइश करके फिलिस्तीन के लोगों को इसी बात पर उकसाया जाएगा कि नकबा जारी है।